छात्रों, आज हम आप समक्ष बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर के टॉपिक है शिक्षण कौशल के बारे में चर्चा करेंगे। जो शिक्षण कौशल है क्या होता है, इसकी क्या डिफिनेशन होती है, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं और इसमें कौन कौन से जो है कौशलों का प्रयोग किया जाता है शिक्षण कौशल में, तो इन सब सारी चीज़ों के बारे में अध्ययन आप समक्ष हम करेंगे। तो यहाँ पर जो टॉपिक हमारा है शिक्षण कौशल, तो पहले हम इसके अर्थ के बारे में जान लेते हैं। अर्थ कि शिक्षण कौशल क्या है। अगर शिक्षण कौशल देखें शब्दों, तो यह दो शब्दों से मिलकर बना है छात्रों। शिक्षण और कौशल दो शब्दों से मिलकर बना है। शिक्षण और जो है कौशल है, और इसमें जो शिक्षण है, जो शिक्षण का मतलब होता है छात्रों क्रियाओं से है। शिक्षण का जो मतलब होता है छात्रों क्रियाओं से, और कौशल का मतलब जो होता है छात्रों व्यवहार परिवर्तन से होता है। कौशल का मतलब किससे छात्रों है, बोलो, व्यवहार परिवर्तन से है। अगर हम शिक्षण कौशल के बारे में देखें तो क्रियाओं द्वारा छात्रों के अंदर जो व्यवहार परिवर्तन होता है उसी प्रक्रिया को ही शिक्षण कौशल कहते हैं। अगर शिक्षण कौशल के बारे में मैंने बताया, जो कि अगर शिक्षण के संदर्भ में देखा जाए तो शिक्षण के संदर्भ में कई सारी जो डिफिनेशन आती है, जैसे स्किनर है, गेज है, रायंस है, तमाम सारे जो जितने जो है शिक्षा शास्त्री हैं, सब ने अपना अपना विचार इस पर व्यक्त किया है। अब देखते हैं जो है शिक्षण के संदर्भ में, तो हम बात करते हैं जो शिक्षण के बारे में कि शिक्षण होता क्या है। जो कौशल है, कौशल का मतलब देखिए, पहले जो शिक्षण है, तो जिस प्रकार स्मिथ ने शिक्षण के संदर्भ में बताया है छात्रों की शिक्षण क्रियाओं का एक समूह है जो अधिगम को उत्पन्न करने के लिए सदैव ही प्रेरित करता रहता है। इसी तरीके से जो है स्किनर ने अपना विचार इस पर व्यक्त किया है कि जो शिक्षण होता है वह पुनर्बलन की आकस्मिकताओं का एक क्रम होता है। तो अगर इसके बाद देखें तो जो रायबर्न आते हैं, रायंस हो गए, तो जो रायबर्न ने ये कहा है कि शिक्षक शिक्षार्थी एवं पाठ्यक्रम में संबंध स्थापित करने की जो प्रक्रिया होती है उसी प्रक्रिया को ही हम शिक्षण कहते हैं। तो इसके बारे में देखा जाए, और जिस प्रकार जो है रायंस है, तो रायंस ने ये बताया है कि दूसरों को दिशा जो निर्देश जो देने की प्रक्रिया होती है उसी को ही हम जो है शिक्षण कहते हैं। और इसके बाद जैसा कि जो है क्लार्क ने बताया है, जो क्लार्क ने ये कहा है कि छात्रों के अंदर व्यवहार परिवर्तन ही जो है शिक्षण है। तो कहने का मतलब ये मैं जो है शिक्षण के बारे में बताया, लेकिन यहाँ पर जो टॉपिक है शिक्षण कौशल, तो जो क्रियाओं द्वारा छात्रों के व्यवहार में जो परिवर्तन का कार्य किया जाता है उसी प्रक्रिया को ही हम शिक्षण कौशल कहते हैं। अगर शिक्षण कौशल के संदर्भ में देखें तो इसमें पासी की है, एक है रियल पासी की डिफिनेशन है, और उसके बाद पासी के बाद एक आते हैं गेज हैं, जिन्होंने जो है शिक्षण कौशल के संदर्भ में छात्रों अपने विचार व्यक्त किए हैं। अब बात करते हैं रियल पासी जो है, उन्होंने जो है शिक्षण के संदर्भ में अपने क्या विचार व्यक्त किए हैं। उन्होंने ये बताया है कि शिक्षण कौशल का अर्थ है क्रियाओं और जो है उनके व्यवहार के परिवर्तनों से है। शिक्षण कौशल का जो अर्थ होता है क्रियाओं और उनके व्यवहार के परिवर्तन से होता है, जो छात्रों को सीखने के लिए ये सदैव ही उसमें सहायता प्रदान करने का कार्य करती है। तो ये मैं आपको बीएल पासी की जो डिफिनेशन है। अब उसके बाद जो है अब अगली जो डिफिनेशन शिक्षण कौशल के संदर्भ में छात्रों आती है वो एनएल गेज की डिफिनेशन है। अब जो एनएल गेज है उन्होंने ये बताया है कि शिक्षण कौशल उसके विशिष्ट अनुदेशनात्मक
तकनीक या प्रक्रियाएं हैं जिससे एक शिक्षक कक्षा कक्ष में उसे उपयोग के लिए लेता है और उसकी जो है सारी या अंतःकरण की प्रक्रिया सदैव ही जो है चलती रहती है। तो उन्होंने कहने का मतलब जो एनएल गेज और पासी हैं या बीएल पासी कह सकते हैं, तो इन्होंने जो है शिक्षण कौशल के संदर्भ में अपने विचारों को छात्रों ने व्यक्त किया है। तो मैं अभी तक जो है शिक्षण कौशल के बारे में बताया हूँ। अब फिर शिक्षण कौशल के बाद इसकी क्या फीचर आती है, क्या इसकी विशेषताएं आती हैं छात्रों, अब उसके बारे में चर्चा करते हैं। पहली बात जो इनकी विशेषताएं होती है, शैक्षिक उद्देश्यों को स्पष्ट करने के लिए, शैक्षिक उद्देश्यों को स्पष्ट करने के लिए, अब स्पष्ट करने के लिए अब देखें तो इसमें जो है जो शिक्षण कौशल की मुख्य विशेषता ये होती है कि जो शैक्षिक उद्देश्य होते हैं, जो शैक्षिक उद्देश्य होते हैं उसको स्पष्ट करने के लिए हमको शिक्षण कौशल की सख्त ही इसकी आवश्यकता पड़ती है। अब देखें जैसे शैक्षिक उद्देश्य, क्या जो शिक्षा के क्षेत्र में हमारा उद्देश्य है, इसका जो किस उद्देश्य को लेकर यहाँ पर हम जो है अध्यापन कार्य कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये जो है शिक्षण कौशल की ये विशेषता होती है कि शैक्षिक उद्देश्य को स्पष्ट करने के लिए हमको इसकी आवश्यकता पड़ती है। और इसी तरीके से नंबर 2 देखें तो शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी या प्रभावशाली बनाने के लिए छात्रों, शिक्षण की प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए अब जैसा कि देखिए शिक्षण कौशल की जो दूसरी प्रमुख विशेषता ये है कि इसके माध्यम से जो शिक्षण की प्रोसेस होती है, जो शिक्षण की प्रक्रिया होती है, इसकी प्रक्रिया को अब प्रभावशाली हम इसी के माध्यम से बना सकते हैं। और जैसा कि आप लोगों के दिमाग में प्रक्रिया होती है कि शिक्षण की कौन कौन सी प्रक्रिया होती है, तो छात्रों जाने कि शिक्षण की कई प्रक्रियाएं होती हैं, जैसा कि जो टीचिंग होता है या जो शिक्षण होता है यह स्वदेशपूर्ण प्रक्रिया होता है, या शिक्षण एक अंतःकरण की प्रक्रिया होती है, शिक्षण एक विकासात्मक प्रक्रिया होती है। कहने का मतलब ये जो है शिक्षण की एक प्रक्रिया के रूप में इसको जाना जाता है, या फिर जो शिक्षण है इसको कला एवं विज्ञान के रूप में भी इसको जाना जाता है। तो ये था जो है शिक्षण की प्रक्रिया को छात्रों प्रभावशाली या जो प्रभावी बनाने के लिए हमको शिक्षण जो कौशल की सख्त आवश्यकता पड़ती है छात्रों। अब शिक्षण कौशल की जो शिक्षण की प्रक्रिया के बाद छात्रों में व्यवहार परिवर्तन करने के लिए, छात्रों में व्यवहार परिवर्तन करने के लिए भी हमको शिक्षण कौशल की सख्त आवश्यकता पड़ती है। जैसे छात्रों में व्यवहार परिवर्तन, क्या उनके अंदर परिवर्तन हुआ है, तो उसमें तो उसी प्रक्रिया को ही हम शिक्षण कहते हैं। जबकि जो कौशल के माध्यम से छात्र के अंदर जो अन्य परिवर्तन दिखाई देते हैं, तो यही शिक्षण कौशल की जो विशेषता होती है, उसकी विशेषता ये होती है कि छात्रों में व्यवहार परिवर्तन का भी उसमें कार्य किया जाता है। और उसके बाद जो है कक्षा शिक्षण की एक प्रमुख इकाई, कक्षा शिक्षण की एक प्रमुख इकाई। अब इसके बारे में देखिए छात्रों, तो ये जो शिक्षण कौशल की जो प्रमुख विशेषता ये होती है, यह जो है कक्षा जो है शिक्षण या जो क्लास टीचिंग होता है, वो क्लास टीचिंग की एक प्रमुख जो है इकाई के रूप में
एक इकाई के रूप में भी यह जानी गई है। एक कक्षा में जैसे जो यूनिट होता है उस यूनिट वाइज जो पढ़ाने का कार्य जो किया जाता है उसी प्रक्रिया को कह सकते हैं शिक्षण कौशल। या जो शिक्षण कौशल की जो चौथी जो है विशेषता ये होती है कि एक कक्षा शिक्षण की एक जो है प्रमुख विशेषता या प्रमुख जो है इकाई के रूप में यह जानी जाती है। अब कक्षा शिक्षण की इकाई के बाद देखिए कक्षा शिक्षण की प्रमुख जो है शिक्षण प्रक्रिया प्रभावी बनाने छात्रों में व्यवहार परिवर्तन कक्षा शिक्षण की एक प्रमुख इकाई। तो ये था जो है हमने शिक्षण कौशल की विशेषताएं के बारे में बताया। अब शिक्षण कौशल का विकास, शिक्षण कौशल का अब विकास, अब इसके बारे में जान लें कि शिक्षण कौशल का विकास कैसे हुआ। अब देखें जो है शिक्षण कौशलों के विकास में देखें तो दिन प्रतिदिन कई तरीक़ों से इनमें कौशलों के माध्यम से इसमें विकास किया जाता रहा है। जैसे इसमें पहला अगर देखें तो जो कौशल का विकास है इसमें प्रस्तावना कौशल आती है। तो प्रस्तावना कौशल के बाद फिर आगे जो आता है प्रश्न कौशल या जो है उद्देश्य कथन कौशल आ गया। फिर उद्देश्य कथन कौशल के बाद फिर हमारा जो थर्ड आता है वो प्रश्न कौशल हो गया। फिर प्रश्न कौशल के बाद आगे जो होता है व्याख्यान कौशल, व्याख्यान कौशल के बाद फिर दृष्टांत जो है कौशल आते हैं। फिर जो दृष्टांत कौशल के बाद छठा छात्र सहभागिता कौशल हो गए। फिर छात्र जो सहभागिता कौशल के बाद उद्दीपन परिवर्तन कौशल, फिर पुनर्बलन कौशल। तो इन सब के माध्यम से जो है शिक्षण कौशलों का विकास दिन प्रतिदिन ही होता रहा है। अब देखें तो ये मैं आप लोगों को जो है छात्रों जो शिक्षण कौशल के क्या क्या डेवलपमेंट हैं, किस माध्यम से जो है शिक्षण कौशलों का विकास का कार्य होता रहा है, वो मैं उसके विकास के बारे में आप लोगों को बताया। जो इनका डेवलपमेंट है या जो डी डेवलपमेंट ऑफ टीचिंग स्किल है उनका विकास जो है कई चरणों में होता रहा है। जैसे मैंने अब आपको जो बताया भी प्रस्तावना कौशल के माध्यम से, फिर उद्देश्य कथन कौशल के माध्यम से, या फिर प्रश्न कौशल हो गया, फिर व्याख्यान कौशल हो गया। तो कई जो है चरणों में शिक्षण कौशलों का विकास जो है ये कर सकते हैं अध्यापक। तो ये मैं आपको जो है शिक्षण जो कौशल है उसके कौशलों के विकास के बारे में बताया। फिर जो अगले जो आगे आती है इसमें जो है शिक्षण कौशलों में जो पहला कौशल है छात्रों वो प्रस्तावना कौशल। जो पहला कौशल प्रस्तावना कौशल आती है। अब इसके बारे में हम जानने कि प्रस्तावना कौशल क्या है। अब देखें आप लोग जानिए कि प्रस्तावना कौशल जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं इंट्रोडक्शन स्किल बोलते हैं। तो प्रस्तावना जो कौशल होता है ये पूर्व ज्ञान को जो है नवीन ज्ञान के साथ जो जोड़ने का भी कार्य किया जाता है इस कौशल के माध्यम से। अगर इसमें ये कह सकते हैं कि जो प्रस्तावना कौशल कि शिक्षक के शाब्दिक एवं अशाब्दिक व्यवहारों एवं अन्य सहायक सामग्रियों का प्रयोग करके प्रस्तुत पाठ को जो पढ़ाने की योग्यता एक अध्यापक के अंदर जो निहित होती है तो उसी प्रक्रिया को ही हम प्रस्तावना कौशल कहते हैं। जो प्रस्तावना कौशल या जो इंट्रोडक्शन स्किल होता है ये जो है कई जो है चरणों में ये प्रक्रिया समाहित होती है। अब देखें जैसे कि जो प्रस्तावना कौशल है इसके भी कुछ घटक होते हैं जैसे पूर्व ज्ञान के साथ जोड़ना। अब इसमें जब अध्यापक जो प्रस्तावना के संबंध में अपनी जो है बात छात्रों समझ किसी भी टॉपिक पर जाता है तो छात्रों से पहले पूर्व ज्ञान के संदर्भ में उनसे प्रश्न पूछता है कि छात्र को कितना इस चीज़ के बारे में जानकारी होगा। तो उन्होंने जो है पूर्व ज्ञान का आकलन हो गया, पूर्व ज्ञान का जो है आकलन। फिर इसी क्रम में देखें तो पूर्व ज्ञान के आकलन के बाद छात्रों को अभिप्रेरित करना। पूर्व ज्ञान के आकलन के बाद फिर छात्रों को अभिप्रेरित करना, छात्रों को प्रेरित करना।
तो छात्रों को प्रेरित करने के लिए जो है ये हम इसका प्रयोग करते हैं, प्रस्तावना कौशल का जो प्रमुख घटक है। और उसी के बाद देखें छात्रों में उत्साह वर्धन एवं रुचि, छात्रों में उत्साह वर्धन एवं जो है जो नंबर 3 आता है, छात्रों में उत्साह वर्धन एवं रुचि उत्पन्न करने के लिए, रुचि उत्पन्न करने के लिए हम जो है इस कौशल का जो है प्रयोग करते हैं, जो कि ये प्रस्तावना कौशल के प्रमुख घटक के अंतर्गत ही आता है। और जैसा कि मैं भी आपको बताया कि छात्रों को प्रेरित करने के लिए इस कौशल का प्रयोग किया जाता है, जिनको जो है हम कहते हैं ये प्रस्तावना कौशल, या उसी को जो है एक नाम और दिया गया है छात्रों, इंट्रोडक्शन स्किल के नाम से हम जानते हैं। फिर इस स्किल या कुशलता के बाद छात्रों हम अगले जो है कुशलता या अगले कौशल पर चर्चा करते हैं। प्रस्तावना कौशल के बाद फिर उद्दीपन परिवर्तन कौशल आता है छात्रों, जो हमारा दूसरा जो है कौशल है उद्देश्य कथन कौशल, उद्देश्य कथन कौशल। अब इसमें देखें जो उद्देश्य कथन कौशल है छात्रों, जैसा कि जे.एस. ब्लूम है, उन्होंने जो है वो छात्रों को यदि प्रेरित करने के लिए या छात्रों में उत्साहवर्धन के लिए अध्यापक जो है प्रस्तावना कौशल का प्रयोग करता है। प्रस्तावना कौशल मतलब प्रस्तुत करने, इसका अगर देखिए शॉर्टली इसको डिफाइन करें या इसको जो डेफिनेशन के तौर पर देखें, प्रस्तुत पाठ को पढ़ाने की जो योग्यता या कुशलता अध्यापक के अंदर छात्रों होती है, तो उसी प्रक्रिया को ही हम प्रस्तावना कौशल कहते हैं। फिर आगे जो आता है उद्देश्य कथन कौशल। अगर उद्देश्य कथन कौशल के बारे में देखें छात्रों, तो यह पाठ्य योजना की प्रक्रिया का दूसरा प्रमुख स्तंभ है। पाठ्य योजना की जो प्रक्रिया होती है, इस जो है प्रक्रिया का दूसरा प्रमुख जो स्तंभ है, उसी को हम उद्देश्य कथन कौशल के नाम से इसको हम जानते हैं। जैसा कि जे.एस. ब्लूम थे, उन्होंने उद्देश्य कथन कौशल को 3 भागों में छात्रों बांटे हैं। उद्देश्य कथन जो कौशल है उसको 3 भागों में बांटे हैं, जिनमें पहला छात्रों ज्ञानात्मक उद्देश्य हो गया, ज्ञानात्मक उद्देश्य के बाद फिर दूसरा भावात्मक उद्देश्य हो गया, भावात्मक उद्देश्य, फिर जो तीसरा जो आता है छात्रों वो क्रियात्मक उद्देश्य आता है। तो अब बात करते हैं यहाँ पर ज्ञानात्मक उद्देश्य में क्या क्या इसमें उद्देश्य आते हैं छात्रों, इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए जो ज्ञानात्मक उद्देश्य होता है, इसमें पहली बात तो ज्ञान आता है। जो ज्ञानात्मक जो उद्देश्य हो छात्रों, इसमें जो पहला उद्देश्य ज्ञान हो गया, ज्ञान, फिर बोध हो गया, ज्ञान बोध हो गया, अनुप्रयोग हो गया, ज्ञान। पहला देखिए जो ज्ञानात्मक उद्देश्य हैं छात्रों, इस ज्ञानात्मक जो उद्देश्य के अंतर्गत पहला ज्ञान आएगा, फिर बोध हो गया, फिर तीसरा अनुप्रयोग हो गया, चौथा जो है विश्लेषण हो गया, पांचवा संश्लेषण हो गया, फिर जो छठी प्रक्रिया होती है हमारे इवैल्यूएशन की प्रक्रिया, फिर वहाँ पर जो है चालू होती है। अब देखिए यहाँ पर जो है ज्ञानात्मक जो उद्देश्य है वो इसका प्रमुख बात इस पे निहित है, छात्रों को ज्ञान प्रदान करने में छात्रों निहित है। अब देखें छात्रों में जो ज्ञान प्रदान करना है, अब इसके तहत देखें तो जैसा ज्ञान में क्या क्या चीज़ें, इसमें क्या क्या इसके उपवर्ग होते हैं, ज्ञान को भी हम कई इसके उपवर्गों में छात्रों बांट सकते हैं उद्देश्य कथन को। अब देखें इसको जो है पहला इसमें परिभाषा आता है छात्रों, इसमें परिभाषा हो गया, परिभाषा के बाद प्रत्यास्मरण हो गया, प्रत्यास्मरण हो गया, परिभाषा प्रत्यास्मरण हो गया, फिर जो नंबर जो 3 हो गया वो पहचान हो गया, परिभाषा प्रत्यास्मरण फिर पहचान हो गया, फिर इसके बाद जो है मानकीकरण हो गया,
मानकीकरण हो गया छात्रों। फिर मानकीकरण के बाद जो हमारा आगे आता है मापन आता है छात्रों। तो इन सब तरीकों से जो है जो छात्र के अंदर नॉलेज है, जो ज्ञान है, अध्यापक उसको ज्ञान जो है कई माध्यमों से उसको प्रदान कर सकता है। जैसा कि मैं आपको कुछ ज्ञान के उपवर्ग या जो नॉलेज के उपवर्ग है इसको कई भागों में छात्रों इसको बांटे हैं। जैसा कि अध्यापक छात्र को जब किसी टॉपिक के तहत जब कोई परिभाषा वो व्यक्त करता है या परिभाषा देने का कार्य वो प्रारंभ करता है छात्रों, इसी परिभाषा के माध्यम से ही छात्रों को ज्ञान मिल जाता है या उनको ज्ञान प्रदान किया जाता है। फिर जैसे परिभाषा के बाद प्रत्यास्मरण, जिसको छात्रों हम बोलते हैं रिकॉल कहते हैं, तो जो रिकॉल है उसी का हिंदी जो वर्जन प्रत्यास्मरण है। प्रत्यास्मरण का मतलब फिर से जो किसी टॉपिक को पढ़ी गई बात को फिर से दोहराना, फिर से याद करना ही उसी को हम कहते हैं प्रत्यास्मरण। जब अध्यापक इसको फॉलो करता है या फॉलो करके आपके समझ जो ज्ञान देने का कार्य करता है या इसको प्रत्यास्मरण के माध्यम से जो है अध्यापक छात्रों को ज्ञान देने का कार्य करता है। तो प्रत्यास्मरण के बाद छात्रों फिर जो तीसरी हमारी जो टॉपिक आती है पहचान आती है। अब देखिए छात्रों, जो पहचान है, पहचान को हम जैसा कि इसको अंग्रेजी में हम सिंबल बोलते हैं, तो ये जो पहचान है तो पहचान जैसे किसी व्यक्ति के बारे में जो इंडिकेट को सूची या पहचान की जाती है, यही सी बात हो उसको ज्ञान देने का कार्य करती है। तो पहचान हो गया। फिर जो है मानकीकरण, जिसको हम स्टैंडर्डाइजेशन बोलते हैं। फिर जो मापन, इन सब के माध्यम से जो है किसी व्यक्ति को जो ज्ञान दिया जाता है। अब बात आप लोग ध्यान मानते हैं सब मापन क्या चीज होता है, तो मापन देखिए जो कि अंग्रेजी के इसको मेजरमेंट या अंग्रेजी की मेजरमेंट सबसे इसको उत्पत्ति मानी गई है। मापन का मतलब होता है छात्रों किसी वस्तु के जो गुणों की माप होती है उसी की माप करना ही छात्रों मापन कहलाती है। अब जैसे मापन के संदर्भ में स्टीवंस की डिफिनेशन आती है, उन्होंने ये कहा है कि मापन की जो निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार, मापन की निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार जो वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया होती है उसी प्रक्रिया को ही जो है मापन कहते हैं। इसी तरीके से एक होता है जो है शैक्षिक मापन होता है छात्रों। तो जो शैक्षिक मापन का मतलब शिक्षा से जुड़े हुए किसी वस्तु की जो गुणों की माप की जाती है उसी प्रक्रिया को ही जो है शैक्षिक मापन कहते हैं, जिसको हम एजुकेशनल मेजरमेंट के नाम से जिसको जानते हैं। अब देखें जो शैक्षिक मापन है, तो शैक्षिक मापन में गार्डविन या गुडविन की जो डिफिनेशन इसमें आती है, उन्होंने कहा है जो है शैक्षिक मापन जो है छात्र के अंदर विभाग करते हैं या तो शिक्षण अधिगम, छात्र अधिगम की प्रभावशीलता और इनके जो है सोच स्तर के जो निर्धारण करने का कार्य किया जाता है उसी प्रक्रिया को जो है शैक्षिक मापन कहते हैं। अब देखें शैक्षिक मापन भी निम्नलिखित देखा जाए दो प्रकार के होते हैं। शैक्षिक मापन छात्रों निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं, एक भौतिक मापन होते हैं छात्रों, एक मानसिक मापन होते हैं। तो भौतिक मापन जिसमें बात करें जिसमें किसी वस्तु के जो रेखाखंड या भौतिक विषय की जो रेखाखंड की लंबाई की जो माप उसमें की जाती है, तो ये सारी जिसमें माप की जाती है तो उसी को हम जो है भौतिक मापन की संज्ञा या उसी को यह भौतिक मापन के नाम से उसको जाना जाता है। अब भौतिक मापन के बाद फिर आगे आता है भौतिक मापन, भौतिक मापन के बाद फिर आता है मानसिक मापन। कुछ मापन ऐसे होते हैं जिनके माध्यम से छात्रों के मानसिक गुणों की जांच की जाती है कि बालक कितना तेज है, कितना स्लो है। तो इन सब के जो गुणों की जांच करने के लिए मानसिक मापन शब्द का जो प्रयोग किया जाता है। जैसे थर्मामीटर द्वारा कर सकते हैं, किसी बुखार की जांच हो गया तो जो है ये सभी, या किसी जैसे बालक की IQ की जांच
करना है या बुद्धिलब्ध की जांच करना है कि बालक की बुद्धिलब्ध कितना है, तो इनकी जो जांच जो है या मानसिक बुद्धि की जांच की जाती है इसके माध्यम से। तो ये था जो है मैं आपको जो है जो ये हमारा उद्देश्य कथन कौशल जो पाठयोजना का ये दूसरा प्रमुख कौशल है। इस कौशल में मैं जो आपको ज्ञान के बारे में बताया, तो जो ये ज्ञान के कुछ उपवर्ग हैं या ज्ञान शब्द जो है इसके कुछ उप या सब जो डिवीजन या उप क्लास में इसको भी बांटा गया, इसे परिभाषा, प्रत्यय, स्मरण, पहचान, मानकीकरण, मापन, इसमें ये आता है। फिर आगे जो आता है हमारी बोध आता है, अंडरस्टैंडिंग। अब इसके बारे में देखें तो बोध होता क्या है। अब बोध के बारे में जानें तो बोध में भी कई शब्द आते हैं। जैसे छात्रों को बोध कराना है तो पहली बात उसको व्याख्या करेंगे। हम क्या करेंगे छात्रों? व्याख्या करेंगे, फिर उसमें निर्णय देंगे, व्याख्या हो गया, फिर जो निर्णय हो गया, फिर जो है चयन हो गया, फिर चयन के बाद फिर आगे जो आता है वर्गीकरण आ गया। तो इन सब के माध्यम से जो है छात्रों को अंडरस्टैंडिंग या जो बोध कराने का कार्य जो है किया जाता है। अब देखें जो इसमें व्याख्या जो है, तो व्याख्या के माध्यम से भी जो है अध्यापक छात्रों को जो है अंडरस्टैंडिंग या बोध कार्य कराता है। फिर उसके बाद जो निर्णय लेने का कार्य करता है। जब निर्णय लेता है तो जाहिर सी बात है छात्रों को अंडरस्टैंडिंग या उनको बोध कराने का भी कार्य किया जाता है। फिर उसके बाद जो है चयन आता है। चयन जिनको हम बोलते हैं सिलेक्शन करते हैं। फिर चयन के बाद जो हमारी अगली जो है स्टेप इसमें आती है उपवर्ग, वर्गीकरण। किसी भी तत्व को एक वर्ग में बांटना या किसी भी वस्तु को एक वर्ग में बांटने से छात्रों को भली बात उस जो है उसके बारे में किसी वस्तु के टॉपिक के बारे में उनको अच्छे ढंग से जो है बोध हो जाता है। तो अगर बोध के रास्ते देखें तो बोध को जो है कई जो है तरीके हैं जिनको समझाने का है, जिनमें अध्यापक व्याख्या का प्रयोग कर लेता है, फिर जो निर्णय का भी प्रयोग कर लेता है समझाने बताने के लिए, फिर जो चयन का, फिर वर्गीकरण। ये ऐसे जो पथ है, रास्ते हैं जो कि अध्यापक छात्रों को बोध कराने का कार्य करता है, जो कि ये उपवर्ग हैं। आगे देखें तो ज्ञान हो गया, बोध हो गया, फिर अनुप्रयोग हो गया। अनुप्रयोग में अनुप्रयोग देखें तो जिनको हम बोलते हैं एप्लीकेशन बोलते हैं, या इसी को जो है प्रयोगात्मक के नाम से भी जाना जाता है। प्रयोगात्मक होता क्या है? जो कि ये हमेशा प्रयोग करने पर ये बल देती है, चाहे इसको अनुप्रयोग कहें या इसी को जो प्रयोगात्मक के नाम जिसको जाना जाता है। अनुप्रयोग के बाद जो है मैंने ज्ञान बोध बताया, अनुप्रयोग, फिर विश्लेषण आता है। विश्लेषण हो गया, फिर विश्लेषण के बाद पांचवा संश्लेषण हो गया। संश्लेषण के बाद फिर छठा जो आता है वह मूल्यांकन की प्रक्रिया हमारी चालू होती है। कहने का मतलब यह है कि जो उद्देश्य कथन कौशल का जो पहला उद्देश्य जो जॉन ब्लूम ने बताया ज्ञानात्मक उद्देश्य, इस ज्ञानात्मक उद्देश्य को हम कुल 6 भागों में छात्रों बांट सकते हैं, जिनमें पहला ज्ञान बोध इस तरीके से है। अब देखें जो इसमें मैंने आपको जो है ज्ञानात्मक उद्देश्य बताया। अब ज्ञानात्मक उद्देश्य के बाद आगे जो आता है भावात्मक उद्देश्य आता है। तो भावात्मक उद्देश्य ऐसे उद्देश्यों को कहा जाता है जो किसी भाव में निहित है, किसी भावना से निहित है। जो किसी भावना से निहित है या तो जिन कौशलों में किसी भावना शब्द निहित है तो उसी को जो भावात्मक जो है कौशल कहते हैं। अगर भावात्मक कौशल के विषय में देखें तो इसको भी जो है कुल 6 भागों में छात्र बांट सकते हैं, जिसमें ग्रहण आता है, जिसको कहते हैं रिसीविंग बोलते हैं। छात्र ने कितना समझा, कितना सीखा, कितना ग्रहण किया, ये सारी प्रक्रियाएं उनमें आती है। ग्रहण हो गया, फिर अनुक्रिया हो गया, ग्रहण, अनुक्रिया, फिर उसके बाद आता है फिर संगठन हो गया, फिर चारित्रीकरण हो गया, ग्रहण, अनुक्रिया, फिर अवमूल्यन होता है, फिर अवमूल्यन के बाद फिर संगठन हो गया, फिर चारित्रीकरण हो गया।
तो ये सारे स्टेप जो है ये किस में आते हैं छात्रों, ये भावात्मक जो है उद्देश्य के अंतर्गत ये सारी प्रक्रिया उसमें निहित होती है। अब देखें जो मैंने आपको भावात्मक उद्देश्य बताया, अब भावात्मक उद्देश्य के बाद छात्रों आगे आता है क्रियात्मक। क्रियात्मक उद्देश्य जो कि उद्देश्य कथन कौशल को जो 3 भागों में बांटा गया उसमें जो तीसरा उद्देश्य है वो क्रियात्मक उद्देश्य। अगर इसके विषय में बात करें तो इस उद्देश्य का सर्वप्रथम प्रयोग ब्लेयर सिम्पसन ने किया, जो कि 1979 में इस शब्द का जो है प्रयोग किया क्रियात्मक कौशल। अगर क्रियात्मक कौशल के विषय में देखें, इस कौशल में शारीरिक कौशल एवं आंगिक जो मांसपेशियां होती हैं इस पर जो है विशेष रूप से बल देने का कार्य किया जाता है क्रियात्मक कौशल में, जो कि क्रिया करने में छात्र जो क्रिया करेगा उसकी आंगिक मांसपेशियां पर किस तरीके से बल देगा, तो यही जो है क्रियात्मक जो है कौशल है। अब देखें क्रियात्मक कौशल के विषय में देखा जाए तो इसमें जो है कई तरीके से इसमें भी बातें आती हैं। जैसे इसमें अनुक्रिया होता है, अनुक्रिया के बाद जैसे इसमें अनुक्रिया इसको बोलते हैं रिस्पॉन्डिंग हो गया, अनुक्रिया के बाद फिर इसमें कार्रवाई हो गया, कार्रवाई के बाद फिर मूल्यांकन हो गया, मूल्यांकन के बाद जैसे इसमें धारणाएं या जो है आदत हो गया, ये सारी जो प्रोसेस ये क्रियात्मक जो है कौशल के अंतर्गत छात्रों ये बातें आती है जिनको हम उद्देश्य कथन कौशल के नाम जिसको हम जानते हैं। जैसे कोई किसी का कुछ न कुछ जरूर कोई कार्य होता है, अगर जैसे कोई भी अध्यापक जो टॉपिक पढ़ाते हैं उसका कुछ न कुछ एक निश्चित उद्देश्य होता है, इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए जो अध्यापन कार्य करते हैं उसी को जो उद्देश्य कथन कौशल के नाम जिसको हम जानते हैं। फिर उद्देश्य कथन कौशल के बाद फिर उद्देश्य कथन जो कौशल के बाद हमारा जो तीसरा जो कौशल आता है वो प्रश्न कौशल हो गया। प्रश्न कौशल होता क्या है इसके बारे में हम जानते हैं। जाने पहला प्रश्न कौशल प्रश्न कार्य करने की जो कुशलता एक अध्यापक के अंदर जो होती है उसी को जो है प्रश्न कौशल के नाम से जानते हैं। अब देखें प्रश्न कौशल के विषय में देखें जिस प्रकार पारकर हैं, प्रश्न आदतों कौशलों की स्तर से ऊपर उठकर यह समस्त क्रिया करने की एक छात्रों पूंजी है। अगर इसी जो प्रश्न कौशल के बारे में देखें छात्रों, बेसिंग की डिफिनेशन आती है, उन्होंने कहा है कि प्रश्न कौशल मुख्य रूप से प्रश्नों के समाधान या कठिन प्रश्नों को हल करने की एक विधि है प्रश्न कौशल। अब देखें तो प्रश्न कौशल के बाद में आपको बता दें कि प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं छात्रों। अगर हम प्रश्न के बारे में देखें, प्रश्न मुख्य रूप से देखें तो जो डीलर्ड पाठ्यक्रम हमारा है उसमें मुख्य रूप से जो प्रश्न कौशल है वो जो है 3 प्रकार कर सकते हैं। कुछ कई जैसे इसमें जैसे दीर्घ उत्तरी प्रकार हो गए, लेकिन एक जो है यहाँ पर जो हमारा डीलर्ड पाठ्यक्रम है उसमें 2 प्रकार के होते हैं, जैसे लघु उत्तरी हो गया या तो जो विकल्पी प्रकार के प्रश्नों का या अविकल्पी प्रकार के प्रश्नों का समावेश किया गया है। लेकिन अगर इससे हट कर देखें तो जो ये प्रश्न है प्रश्न कई प्रकार के होते हैं। जैसे अगर देखें जैसे दीर्घ उत्तरी हो गया, लघु उत्तरी हो गया, अति लघु हो गए, फिर जो ऑब्जेक्टिव या जो है विकल्पी हो गए। इन सब के अलावा देखें जैसे कुछ मैचिंग वर्ड होते हैं, जैसे कुछ मिलान करने वाले हो गए प्रश्न हो गए, या खाली स्थान में जो पूर्ति करने वाले कुछ प्रश्न हो गए। ऐसे हैं जो कि ये प्रश्नों के प्रकार के अंतर्गत छात्र आते हैं। अब देखें प्रश्न करने का क्या उद्देश्य होना चाहिए। प्रश्न करने की जो है कई उद्देश्य होते हैं। जैसा देखिए प्रश्न जैसे पूर्व ज्ञान से संबंधित होना चाहिए। जो प्रश्न पूछा जा रहा है छात्रों वह जो है पूर्व ज्ञान से संबंधित होना चाहिए और प्रश्न जो है स्पष्ट एवं सरल हो, प्रश्न छात्र के मानसिक स्तर के अनुकूल हो और प्रश्नों में जो है यह कठिन
प्रश्नों का समावेश न होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ये अच्छे प्रश्नों का कह सकते विशेषता यह है कि प्रश्न स्पष्ट एवं सरल हो। अब देखें इसमें अगर जो प्रश्नोत्तर अगर जो ये प्रश्न कौशल है इसी से जुड़ा हुआ है। आपने ये इसके पहले प्रश्नोत्तर के वैसे में या जो प्रोधी है इसके बारे में आप लोग जाना होगा। इस प्रोधी की शुरुआत जो है एथेंस के दार्शनिक सुकरात ने किया था। अगर जो प्रश्न कौशल के विषय में बात करें तो यह छात्रों में मानसिक स्तर का ज्ञान कराता है, विद्यार्थियों में रुचि उत्पन्न करने का कार्य करता है, विद्यार्थियों में आत्मविश्वास को भी विकसित करने का कार्य करता है और छात्रों में निर्णय एवं कल्पना जो लेने की क्षमता का भी विकास उनके अंदर धीरे धीरे होना जो छात्रों प्रारंभ हो जाता है। तो इन सभी कहने मतलब जो हमारा ये प्रश्न कौशल है सभी प्रकार के जो है इसमें या प्रश्नों के बारे में ये जानकारी देने का कार्य करता है। तो ये जो है प्रश्न कौशल के बाद फिर जो आगे हमारा आता है व्याख्यान कौशल आता है। जो 4th नंबर में छात्रों आता है वो व्याख्यान कौशल। अब देखें व्याख्यान जो कौशल है इस कौशल को जानने से पहले व्याख्यान क्या है इसको जान लेते हैं। देखिए व्याख्यान जो अंग्रेजी की लेक्चर टेक्निक या व्याख्यान जो लेक्चर स्किल के नाम को जाना जाता है यह अध्यापन की एक अत्यंत प्राचीन प्रौद्योगिकी भी है। जब पढ़ने लिखने के लिए छात्र बात करें तो जब लिखने के लिए किताब जब लिखने के लिए जो कापी नहीं थी तो जो ऋषि या मुनि होते थे वो अपने जो है अध्यापन कार्य जो है वो व्याख्यान जो विधि का प्रयोग करके या व्याख्यान जो है कौशलों का प्रयोग करके छात्रों को ज्ञान देने का कार्य करते थे। अगर व्याख्यान के विषय में बात करें तो यह जो व्याख्यान कौशल का जो प्रयोग होता है वो जैसे कुछ सामाजिक शास्त्र विषय हो गए, इतिहास हो गए, भूगोल हो गए, नागरिक शास्त्र हो गए जैसे विषयों में इस जो है कौशल का विशेष रूप से प्रयोग देखने को मिलता है। अगर व्याख्यान कौशल विषय में बात करें तो इस कौशल का जो प्रयोग होता है छात्रों 19वीं सदी में ये व्याख्यान कौशल ये अस्तित्व में छात्रों आई है। अगर व्याख्यान कौशल के विषय में देखें तो व्याख्यान में जो रिस्क एवं जेमसेमली का भी जो डिफिनेशन इसमें अत्यंत प्रसिद्ध है। तो जेमसेमली के बारे में देखें तो उन्होंने कहा है कि व्याख्यान एक शिक्षण शास्त्रीय पद्धति होती है जिसमें शिक्षक औपचारिक एवं सुनियोजित रूप से किसी भी प्रकरण के संदर्भ में जो है बातचीत करते हैं। अब व्याख्यान के संदर्भ में जैसे अब मैं जेमसेमली उसके बाद जो है रिस्क की डिफिनेशन आती है तो रिस्क ने ये कहा है कि व्याख्यान उन तथ्यों एवं जो सिद्धांतों का स्पष्टीकरण है जिसमें शिक्षक चाहता है कि उसके सुनने वाले भी उसके समझें। तो व्याख्यान कौशल उसे कहते हैं जिन कौशलों के माध्यम से अध्यापक व्याख्यान या भाषण देता है या भाषण देने की जो कुशलता एक अध्यापक के अंदर पाई जाती है उस कुशलता को ही व्याख्यान कौशल कहते हैं। अब देखें छात्रों जो कि व्याख्यान कौशल जो है हमारा चौथा या जो है इस कौशल या जो शिक्षण कौशल है उस कौशलों में के विकास में देखें तो जो चौथा है वो व्याख्यान कौशल है। तो ये व्याख्यान कौशल में देखें तो इस कौशल में जो कुछ कंपोनेंट होते हैं जो कुछ घटक होते हैं जैसे प्रारंभिक कथनों का प्रयोग करना, असंभव कथनों का इसमें अभाव होता है। तो इन सारी चीज़ों का जो है अगर देखें तो प्रारंभिक जो कथन होते हैं जो इसमें प्रारंभिक जो है कथनों का इसमें जो है प्रयोग किया जाता है। अगर इसके बारे में छात्रों देखें तो प्रारंभिक कथन जैसे प्रारंभ में किस कथनों का किस स्टेटमेंट का प्रयोग किया गया है ये व्याख्यान प्रणाली को प्रारंभ करने की एक तकनीक है। अगर देखें तो व्याख्यान जो है ये प्रणाली इसमें प्रारंभिक कथनों का प्रयोग हो गया इसके कंपोनेंट के रूप में छात्रों। और इसी के बाद देखें तो इसमें असंभव जो कथन होते हैं या जो कथन इसमें प्रयोग न करने लायक हो उसमें उस कथन का प्रयोग नहीं किया जाता है। यह इस जो है व्याख्यान जो है कौशल का ये प्रमुख है, इस व्याख्यान कौशल का ये प्रमुख घटक के रूप में छात्रों जाने जाते हैं या व्याख्यान कौशल के प्रमुख घटक है।
तो मैं आपको जो है व्याख्यान कौशल में प्रारंभिक कथन या जो यह असंबद्ध जो कथन है उस कथन का जो प्रयोग करने से बल दिया। तो मैं आज आप लोगों को जो है शिक्षण कौशल के बारे में बताया, फिर शिक्षण कौशल को बताने के साथ इसके क्या अर्थ होते हैं इसकी परिभाषा बताया, इसकी परिभाषा को बताने के बाद इसकी क्या फीचर होती है शिक्षण कौशल की, इसकी विशेषताएं बताया, फिर विशेषताएं बताने के बाद इसका डेवलपमेंट किस तरीके से जो शिक्षण कौशलों का विकास किया गया है इसको बताने के साथ ही फिर जो जो कौशल में मैं आपको पहला प्रस्तावना कौशल है, प्रिम्बल स्किल या जो है प्रस्तावना कौशल बारे में बताया, फिर उसके बाद जो है प्रश्न कौशल हो गया, फिर या इसके पहले जो उद्देश्य कथन बताया, फिर प्रश्न कौशल बताया, फिर उसके बाद जो व्याख्यान कौशल आदि जो है कौशलों का जो प्रयोग करके अध्यापन कार्य पर बल दिया। तो इसी के साथ छात्रों हमारे ये आज के लिए ये टॉपिक इतना ही, बस मिलने किसी नए टॉपिक के साथ 40 मिनट